हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल कैंपस ज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे आईआईटी मंडी ऑडिट रूल्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले आता है ऑडिट रूल में प्रियम्बल, जो कि सेक्शन 1 है। इसमें हम पर्पस देखते हैं आईआईटी मंडी के ऑडिट रूल्स का। यह एस्टेब्लिश करता है इंटरनल ऑडिट के फ्रेमवर्क को आईआईटी मंडी के लिए और इंश्योर करता है फाइनेंशियल इंटेग्रिटी, ताकि फाइनेंशियल जो है आईआईटी मंडी फाइनेंशियली स्ट्रांग बनी रहे। ऑपरेशनल एफिशिएंसी के जो भी ऑपरेशन ये करते हैं उनको ये अच्छे से परफॉर्म कर पाए और लॉज को ये फॉलो करे। सेकंड, ये लीगल बेसिस बताता है जो कि गवर्नड होता है आईआईटी मंडी और आईआईटी अमेंडमेंट एक्ट 2012 के अंदर। स्कोप जो है वो कवर करता है अकाउंटिंग, फाइनेंशियल कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और गवर्नेंस को। सेकंड है हमारा रोल ऑफ इंटरनल ऑडिट, जो कि सेक्शन 2 में है। तो इसमें सबसे पहले आता है इंडिपेंडेंट फंक्शन। तो जो इंटरनल ऑडिट है ये एक्ट करता है थर्ड आई की तरह मैनेजमेंट के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये रिस्क को मैनेज करें, इंटरनल कंट्रोल रखें और कंप्लाइंस करें, यानी कि फॉलो करें पॉलिसीज और लॉ को। सेकंड है कि आइडेंटिफाई करें वेस्टफुलनेस को, कि कितनी चीज़ें वेस्ट में खर्च हो रही हैं, फ्रॉड कितने हो रहे हैं और सिस्टम में डिफिशिएंसी क्या क्या खामियां हैं। नेक्स्ट है कि ये हमें एडवाइजरी प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन देती है, ताकि हम इम्प्रूव कर पाएँ अपनी एफिशिएंसी को। और ये ऑपरेट करती है बिना कोई बायस और इन्फ्लुएंस, किसी भी फंक्शन के इन्फ्लुएंस के बिना ये अपना फंक्शन करती है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव, जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिव फंक्शन। इसमें एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट किया जाता है, एसेट को सेफगार्ड किया जाता है और इंश्योर किया जाता है कि हम पॉलिसी का फॉलो कर रहे हैं। सेकंड आता है कंस्ट्रक्टिव फंक्शन। तो इसमें हम असेस करते हैं मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस को, स्ट्रीमलाइन करते हैं वर्कफ्लो को और रिकमेंड करते हैं पॉलिसी इम्प्रूवमेंट को। अब ड्यूटीज जो है देख लेते हैं इंटरनल ऑडिट की, ये सेक्शन 4 में दी हुई है। सबसे पहली ड्यूटी है फाइनेंशियल ओवरसाइट। तो इसमें हम स्क्रूटनाइज करते हैं पेमेंट को, कॉन्ट्रैक्ट को और अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को, और वेरीफाई करते हैं कैश बुक को, बैंक की रिकन्सिलिएशन को और स्टॉक रजिस्टर्स को। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस। तो इसमें हम स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑब्जेक्शंस को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम रिव्यू करते हैं अपने प्रोक्योरमेंट को, जैसे कि डीजीएसडी और एनुअल रेट कॉन्ट्रैक्ट्स को। नेक्स्ट आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें रिपोर्ट कंट्रोल करी जाती हैं डेफिशिएंसी अपनी ऑडिट कमिटीज़ के साथ। और नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट एंटी फ्रॉड प्रोग्राम्स। अब आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है। इसमें हायरार्की है। सबसे पहले डायरेक्टर आता है, फिर डेप्यूटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार आता है, जो कि ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और फिर आता है जूनियर सुपरिटेंडेंट। अब इंडिपेंडेंस देख लेते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टली सबमिट करी जाती हैं डायरेक्टर को। सिक्स्थ आता है ऑडिट नॉर्म्स, जो कि सेक्शन 6 में है। इसमें ट्रांजैक्शन सैंपलिंग आती है, जैसे कि जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट होंगे 3 लाख से कम के, उनकी ऑडिट कवरेज 100% होगी। जो वेंडर पेमेंट होगी 50,000 से कम की, उसकी भी ऑडिट कवरेज 100% होंगी। और जो माइनर ट्रांजैक्शन होंगी 15,000 से ज़्यादा की, तो उस पर 15% ऑडिट कवरेज किया जाएगा। अब ये इनकी पीरियोडिसिटी देख लेते हैं कि किन किन टाइम पे कौन कौन सी ऑडिट किए जाते हैं। तो मंथली जो है वो कैश बुक ऑडिट करी जाती हैं और बैंक रिकन्सिलिएशन ऑडिट करी जाती हैं। क्वार्टरली स्टूडेंट क्लेम्स को ऑडिट किया जाता है और मेडिकल रियम्बर्समेंट्स को ऑडिट किया जाता है। और एनुअली सैलरी बिल्स को और प्रोजेक्ट अकाउंट्स को ऑडिट किया जाता है। अब ऑडिट प्लान एंड पीरियोडिसिटी, जो कि सेक्शन 7 में है। तो एनुअल अप्रूवल जो है ये फाइनलाइज होता है, जो ऑडिट का शेड्यूल है वो फाइनलाइज होता है 31 मार्च को। अब ऑडिटेबल यूनिट, तो सबसे पहले है स्कूल, जिसके अंदर इंजीनियरिंग बेसिक साइंस आती है। सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर एचआर, परचेज और ट्रांसपोर्ट आते हैं। थर्ड है हमारा वर्क एंड एसेट
एस्टेट जो जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स और मेंटेनेंस आता है, और अदर्स में लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस और हॉस्पिटल आते हैं। अब इसकी प्रोसेस है कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन को शेयर किया जाता है उन यूनिट के साथ, और फिर जो फाइनल रिपोर्ट होती है वो सबमिट करी जाती है डायरेक्टर को 5 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है स्टैंडर्ड्स फॉर इंटरनल ऑडिट, जो कि सेक्शन 8 में दिया गया है। तो सबसे पहले हमें प्लान करना होता है एनुअल ऑडिट के शेड्यूल को, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जिसमें कि हम मेंटेन करते हैं ऑडिट ट्रायल्स को। थर्ड, हम फ्रॉड डिटेक्शन करते हैं जिसमें कि हम प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट करते हैं। और लास्ट, हम रिपोर्टिंग करते हैं जिसमें कि हम क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं ऑडिट रिपोर्ट को ऑडिटेड यूनिट्स के साथ। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्लायंस मैकेनिज्म, जो कि सेक्शन 9 में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले आता है रिपोर्ट सबमिशन, जो कि डायरेक्टर रिसीव करता है ऑडिट रिपोर्ट को 5 दिन के अंदर अंदर। सेकंड आता है यूनिट रिस्पांस, तो वो यूनिट को 15 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करना होता है, और अगर सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्सेस मिलते हैं तो ऑब्जर्वेशन डिलीशन होता है। नेक्स्ट हमारा आता है एस्केलेशन, तो नॉन कंप्लाइंस अगर रिपोर्ट करी जाती है डायरेक्टर को तो एक फर्दर एक्शन लिया जाता है डायरेक्टर द्वारा। लास्ट हमारा आता है सेक्शन 10, जो जिसके अंदर रिवीजन ऑफ ऑडिटेबल यूनिट्स है। तो इसमें जो एडिशन है वो डायरेक्टर की अप्रूवल के साथ ही दिए जाते हैं, और जितने भी रिवीजन्स होते हैं ऑडिट यूनिट के, इन सब के लिए डायरेक्टर की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। अब एक समरी देख लेते हैं जो हमने पढ़ा। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिस्क बेस्ड ऑडिट किया जाता है जिसमें कि फोकस किया जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कि 3 लाख से ज़्यादा की होती है। सेकंड, हमने प्रोएक्टिव कंप्लायंस देखा कि यूनिट को एड्रेस करना चाहिए ऑब्जर्वेशन 15 दिन के अंदर अंदर। थर्ड, हमने देखा ट्रांसपेरेंसी, तो ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करती है जो कि इंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को। फोर्थ, हमने कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट देखा था जिसमें कि रिकमेंडेशंस जो होती हैं ये टारगेट करती हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। अब एक्शन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो यूनिट्स के लिए, तो यूनिट को प्रिपेयर करने होते हैं रिकॉर्ड अपनी ऑडिट के लिए, और रिस्पॉन्ड करना होता है जल्दी अपनी ऑडिट के लिए। और ऑडिट टीम को जो है सैम्पलिंग नॉर्म्स को फॉलो करना होता है, और जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उन्हें आगे बढ़ाना होता है डायरेक्टर तक। और कांटेक्ट में डेप्यूटी रजिस्ट्रार जो होते हैं ये कांटेक्ट में रहते हैं डायरेक्टर के। धन्यवाद।